हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिए। ठंड शुरू हो चुकी है और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको पता ही है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको पता है कि पिछले कुछ 1-2 महीने से कितना मौसम चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है, वायरल भी रहा है और अभी भी क्लासेस शुरू नहीं कर पाई थी मैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने स्टार्ट एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 7 से थी उसको ही कंटिन्यू करा मैंने आगे और उसको फिनिश कर दिया है, तो वहाँ से ही मैंने वीडियो स्टार्ट करे अपनी क्लासेस। तो आज ये एनसीईआरटी सार की मैं पहली क्लास देने जा रही हूँ, हिस्ट्री की। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बीच में इतना लंबा गैप हो गया, मैं आपको क्लासेस नहीं दे पाई हूँ। उसका रीज़न बस तबीयत नहीं ठीक है थी और अभी भी पूरी तरह से नहीं ठीक है। और कोशिश रही रहेगी कि क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँ। मेरी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए कि आपके क्लासेस नहीं आ रही हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि क्लासेस जल्दी आ जाएंगी। अभी भी कोल्ड कफ लगा हुआ है, पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी हो जाता है। पहले तो बहुत जल्दी जल्दी होता था, लेकिन फिर बीच में काफ़ी मैं स्टेबल हो गई थी, लेकिन पता नहीं इस साल फिर से हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम आपने लास्ट क्लास देखी होगी, क्लास 8 चल रही थी, उसमें हम बंगाल तक कंप्लीट कर चुके थे। तो हमने इसमें एशियन पूरा कंप्लीट कर लिया है, मिडिवल कंप्लीट कर लिया है और मॉडर्न में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मॉडर्न अभी काफ़ी बाकी है, क्योंकि मॉडर्न का जो हिस्सा है वो आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा है। आंदोलन आएंगे, बहुत सारे अधिवेशन वगैरह सब कुछ आएगा पूरा। तो अभी हम यहाँ पे उत्तरवर्ती काल में ही चल रहे हैं। उत्तरवर्ती जो मुग़ल काल है, तो वहाँ पे अभी बंगाल साम्राज्य फिनिश करके अभी हम पंजाब में पहुँचे हैं। तो आज ये आपकी मतलब मेरे इतने लंबी गैप के बाद में पहली क्लास है। वैसे आपकी ये 9 क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपने पढ़ाई करना और कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रहे। तो हम वन लाइनर फॉर्म में इसको कर रहे हैं पीवाईक्यू में। जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी यूथ कंपटीशन की वो के एनसीईआरटी सार, और इसमें आपका यही इम्पॉर्टेंट मतलब अच्छी बुक की इसकी वजह से है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो सारे के सारे हर जिस भी एग्ज़ाम में पूछे गए वो सारे हमें टॉपिक वाइज एक जगह पर मिल रहे हैं। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं और हमें ये भी पता चल जा रहा है कि एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं किस टॉपिक से। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सारा का सारा मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ने साल 1849, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही आंसर दें। 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पे कब्जा कर लिया था। तो एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को कब हराया था ब्रिटिशों ने, और पंजाब पर कब्जा कब किया? तो 1849 में किया। ठीक है। अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जिसको जाना जाता है, तो ये रणजीत सिंह को जाना जाता है। सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो लाहौर की संधि में 1846 में हस्ताक्षर हुए हैं महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिशों के बीच में। विरासत खालसा नामक संग्रहालय आनंदपुर साहिब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सिख धर्म के छठे गुरु कौन हैं? तो गुरु हरगोविंद हैं। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में कर दी गई थी। श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर में स्थित है। ठीक है,
श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया है? गुरु अंगद ने किया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। खालसा पंथ की नींव किसने रखी? गुरु गोविंद सिंह ने रखी। 1459 में पैदा हुए पहले सिख गुरु नानक देव पैदा कहाँ हुए थे? तो तलवन्नी में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने किया? हरमंदिर साहिब का तो गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं आंग्ल मराठा संघर्ष में। तो पंजाब खत्म हो गया, तो आंग्ल मराठा संघर्ष देख लें। इंपॉर्टेंट है ये, इससे युद्ध आते ही हैं और ज़्यादातर मिलान वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिशों के साथ में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम, जो तीसरे छत्रपति थे, क्या नाम था? तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम था शाहू। क्या नाम था? शाहू। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गोरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेर के किले में हुआ है। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई सबको पता है, मराठाओं और अफगानों के बीच में हुई थी 1761 में, है ना, अहमद शाह अब्दाली के बीच साथ। पानीपत का तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किसने किया था? तो भाई मराठों ने किया था। युद्ध कब हुआ? 1761 में। सालाबाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। कब खोई थी? तो ये खोई थी 1761 में। बसीन की संधि बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? ये बताइए। और ये हुए थे हस्ताक्षर 1802 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था। कौन? अजीमुल्ला खां। अब यहाँ पे मिलान वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। युद्ध और वर्ष। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 में लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में लड़ा गया और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? नाना साहब। सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में, किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगठित है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये जे.बी. मैकाले का कथन है। बाजीराव प्रथम और बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन थे? तो ये थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तो तीसरे मराठा युद्ध में हुआ था ये काम। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 में हुए। सालाबाई की संधि 1782 में हस्ताक्षरित हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक शासक था। पेशवा पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक पेशवा वंश के शासक थे। ठीक है। 1818 में मराठों के द्वारा ब्रिटिशों के लिए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पे। तो 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को मुंबई भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था। भारतीय इतिहास में 1756 में गठित हुई कालकोटरी की घटना कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे थे 1757 में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था।
प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। ये लड़ाई 1757 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया 1765 में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार 1765 में प्रदान किया था। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की बंगाल में। मुर्शीद कुली खां मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं कंपनी की देसी राज्यों के प्रति नीतियों में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि 1809 में हस्ताक्षर किए थे। पहली संधि पर हस्ताक्षर किए 1809 में। ठीक। नेक्स्ट है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था, याडाबो की संधि पर। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए 26 लाख रुपए पर सहमत हुई थी। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया राज्य में अर्थव्यवस्था के माध्यम से। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? डलहौजी। वो दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया, तो मैसूर दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। पहला प्रांत कौन सा था बताइएगा? महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर किए थे 29 मार्च 1849 को। विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है सतारा, बगाट, उदयपुर और झांसी। ठीक है। डलहौजी तो पहले सतारा हुआ, फिर बगाट हुआ, फिर उदयपुर, फिर झांसी। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत पर। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी इंदौर के होलकर राज ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था 1856 में। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है किसका? वॉरेन हेस्टिंग का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वेलेस्ली के द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था 1801 में। अब पढ़ेंगे ब्रिटिशकालीन राजस्व और न्यायिक सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 में। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी मैकाले ने। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। वो भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई उत्तर प्रदेश में। बंगाल राज्य बंदी विनियमन बंगाल विनियमन थर्ड को पारित किया गया वर्ष 1818 में। अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया था 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था 1890 में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा। मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया था विलियम हर्शेल ने। मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था शुरुआत में मद्रास और बॉम्बे प्रांत में शुरू किया गया था। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने।
भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। सीपी इल्बर्ट के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे रिपन। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। हॉल्ट मैकेजी और रॉबर्ट मैटिस बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में लागू हुआ। इंडियन पीनल कोड 1860 में लागू हुआ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में लागू हुआ और पुलिस एक्ट 1861 में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी बम्बई में। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी था दादाभाई नौरोजी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष। 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। ब्रिटिश भारत के दक्षिणी भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1918 में। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिसड़ा में। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादाभाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। 1793 में कॉर्नवालिस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था 1853 में। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। होल्ट मैकेजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की महलवाड़ी प्रणाली विधि विकसित की। 1853 में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। रेल मार्ग शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है बॉम्बे डेक्कन। दादाभाई नौरोजी 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं। 1867 में दादाभाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना करी और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे दादाभाई नौरोजी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों के द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में। 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन वर्ष 1820 में हुआ। स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा तेज चंद था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि के 5 कंठों में नील बोया जाता था। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में मालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरू की गई 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने इदारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वालों को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी शोरा, कच्चा रेशम, चीन और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी M.R. जयकर ने।
भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो 30 मिनट का आपका वीडियो होगा। ठीक है, उससे ऊपर का तो नहीं देने वाली हूँ मैं, ताकि आप बोर ना हो। और मैं लगातार पढ़ रही हूँ, तो बस आपको थोड़ा सा फास्ट करके सुनते जाना है और आज तैयार हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? सिपाहियों के द्वारा की गई थी। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद ये घोषणा की गई कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1770 में भारत के बंगाल में अकाल घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है कौन? भगत सिंह। 1857 की क्रांति का कारण था डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। वो प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो बैरकपुर पर स्थित थी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पे कब्जा किया था 1856 में। 1857 के विद्रोह काल के समय यूपी के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाह महल जुलाई 1857 को युद्ध में मारा गया था। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान शामल जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्दी ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। भारतीय विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक था जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए हेनरी हॉर्डिंग उत्तरदायी हैं, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था।
1857 में शामल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला के रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला के रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हो गई। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई का। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीर सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता अभी कबाड़ी वाला भी अभी निकल रहा है। मैंने कभी कभी लगता है क्लास करूं कि नहीं करूं, समझ में नहीं आता। एक सेकेंड। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया 1858 की सामागी की घोषणा ने। साम्राज्ञी 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था और ये कथन है जेम्स आउट्रम का। ये सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में ये कथन था एसन सेन का। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह सेकंड मुगल शासक का योगदान था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और ये ख़त्म हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। बेगम हजरत महल भारत के सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। बिहार में ग्वालियर शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के नेता कौन है? मौलवी लियाकत अली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ गए हैं जनजातीय विद्रोह में। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं फटाक से, फिर उसके बाद वाइंड अप कर देंगे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था और इसके नेता थे सिद्धू मुर्मू। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोध सिंह ने। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहाँ पे? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता कौन था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में।
अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880 के बीच में। रानी गाइदिन्ल्यू हेराका आंदोलन से जुड़ी हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में फैल गया था। संताल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1855 में। चेरो विद्रोह 1870 से 1871 में लड़ा गया। कुकी आंदोलन 1826 से 49 में हुआ। कोल विद्रोह 1831 से 1839 में हुआ। संताल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ। पाबना विद्रोह 1873 से 25 में हुआ। एका विद्रोह 1922 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ। ताना भगत जो है वो 1914 से संबंधित है। ठीक है, अब प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं फास्ट इसलिए करा रही हूँ, मैं बिल्कुल रुक नहीं रही हूँ, फटाफट पढ़ती जाए ताकि आप भी, क्योंकि अब समय नहीं बचा है तो हमें फटाफट से कंप्लीट करना है। ठीक है, एसएसटी वालों का एग्ज़ाम तो फिर भी जनवरी में लगा है, लेकिन जिन बच्चों का जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम अभी है दिसंबर में, तो उनके पास तो समय नहीं बचा है। तो ठीक है, तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल आगे की क्लास में। ठीक है, आगे से आगे पढ़ेंगे। कल हम प्रारंभिक नगर नागरिक और कृषक विद्रोह से शुरू करेंगे। चलिए तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।